लेकिन किसे पता था कि लू शेंग जैसा दानवीय अपवाद अचानक कहीं से आ जाएगा और सब पर राज करना शुरू कर देगा। उसने कड़वाहट से कहा, मेरी ग्रेजुएशन में बस कुछ महीने बचे हैं। अगर वह थोड़ा देर से आता तो मैं शांति से अपना समय पूरा कर लेती। लड़की को खुद से बड़बड़ाते देख स्टूडेंट काउंसिल के एक सदस्य ने उसे रोका। अब सपने देखना बंद करो। हकीकत हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी है। बाहर की सड़कों को देखो, पूरा शहर पोस्टरों और डिजिटल न्यूज से भरा हुआ है। हर न्यूज चैनल लू शेंग के टावर किकिंग अभियान की खबर चला रहा है। हेडलाइन देखो, बाहर एक राहगीर लू शेंग की तस्वीर वाला पोस्टर पकड़े हुए सांस रोककर बोल रहा था, यह लड़का शायद सच में अगला मार्शियल सेंट बनने वाला है जो लॉन्ग कंट्री की रक्षा करेगा। हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। दृश्य राजधानी की हलचल से हटकर शांत और अजीब से ड्रीमस्केप में बदल गया। लू शेंग उसी चमकते शून्य में खड़ा था, हाल की लड़ाइयों का अनुभव अपने अवचेतन में लिए हुए। वह भविष्य की लाइब्रेरी सिस्टम के विशाल पारदर्शी इंटरफेस के सामने खड़ा था। उसकी उंगलियां चमकते कंट्रोल्स के ऊपर मंडरा रही थीं, क्योंकि वह हाल की लड़ाइयों से मिली जानकारी को देखने वाला था। सिस्टम, मुझे पता है कि तुम्हारे पास मेरे संभावित भविष्य का रिकॉर्ड है, लू शेंग ने धीरे से कहा। कुछ पल तक जानकारी देखने के बाद उसने आदेश दिया, मेरा पर्सनल रिज्यूम खोलो। मुझे भविष्य के रिकॉर्ड में अपने जीवन की दिशा देखनी है। जब सिस्टम भारी डेटा प्रोसेस कर रहा था, लू शेंग सोच में डूब गया। क्या मैं सच में इस जीवन में सेंट बन सकता हूं? उसने सोचा। असली दुनिया में जो प्रसिद्धि मिल रही है वह खाली लगती है। हर दिन बस अभ्यास, खाना और आराम, यही चक्र चलता रहता है। लोग सिर्फ दिखावा देखते हैं, रास्ता नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर खुजलाया। असल में मुझे यह तमाशा पसंद नहीं है। दुनिया ही मुझे इन लड़ाइयों में धकेल रही है, उसने आह भरी। लेकिन सच कहूं तो किसी लायक दुश्मन को हराने का एहसास बहुत संतोष देता है। यह ताकत का साफ एहसास होता है। तभी सिस्टम ने आवाज की और उसके सामने उसकी व्यक्तिगत जानकारी और भविष्य की उपलब्धियों का एक लंबा डेटा कॉलम नीली रोशनी में चमकने लगा। डेटा पढ़ते हुए लू शेंग बुदबुदाया, 10th ग्रेड मार्शियल आर्टिस्ट। तो आखिरकार मैं मार्शियल सेंट बन गया। लेकिन जब उसकी नजर ग्रेड 12 के लक्ष्य तक पहुंची, उसने मुंह बनाया। अभी भी असली दिव्यता की चोटी बहुत दूर है। चलो देखते हैं भविष्य के इस मार्शल आर्ट्स जीनियस का सारांश रिज्यूमे कैसा है, उसने धीरे से कहा। टेक्स्ट में लिखा था, लू शेंग राजधानी की 7 प्रतिष्ठित मार्शियल सेंट यूनिवर्सिटीज के सभी टावर चैलेंज रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपनी पीढ़ी के क्वासी ग्रांड मास्टर स्तर के बीच निर्विवाद नेता और सबसे प्रतिभाशाली योद्धा माना गया। नेशनल स्टूडेंट मार्शियल आर्ट्स टूर्नामेंट का चैंपियन। एक निर्णायक मैच में एक्सट्रीम दाव मार्शियल हॉल के ग्रांड मास्टर स्तर के योद्धा को हराया, जिससे उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। यह पढ़कर लू शेंग सच में चौंक गया। मैंने उस समय एरिना में किसी को मार दिया था, उसने कहा। और वह एक्सट्रीम दाव मार्शियल हॉल का ग्रांड मास्टर था। यह तो मार्शियल सेंट के संरक्षण वाला बड़ा अधिकारी होता है। लगता है उस वक्त मैं काफी निडर था। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि मैंने मार्शियल सेंट के गुस्से का खतरा उठाकर एक ग्रांड मास्टर को मार दिया। यह सोचकर उसके शरीर में ठंडा पसीना आ गया। छोड़ो अभी ऐसी बातों पर सोचना जिनका अनुभव अभी नहीं हुआ, बेकार है। जब समय आएगा तब देखेंगे, उसने फिर डेटा पढ़ना शुरू किया। 19 साल की उम्र में मार्शियल सेंट टैन झोंगयू का तीसरा निजी शिष्य बना। 32 साल की उम्र में ग्रांड मास्टर बना।
70 साल में मार्शियल सेंट स्तर तक पहुंचा और मार्शियल सेंट हॉल की स्थापना की। इतिहास में परफेक्ट मार्शियल सेंट के नाम से जाना गया। 161 वर्ष की आयु में मानसिक शक्ति समाप्त होने के कारण मृत्यु। कैरेक्टर हिस्ट्री रेटिंग 6 स्टार्स। रिसोर्स एक्सेस अथॉरिटी 6th लेवल फायर सीड। यह पढ़कर लू शेंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उत्साह में ताली बजाई। परफेक्ट मार्शियल सेंट, मार्शियल सेंट हॉल का संस्थापक। हाँ, इसे कहते हैं असली शानदार उपलब्धि। वह हंसा और उसकी आवाज ड्रीमस्केप में गूंज उठी। हालांकि 161 साल की उम्र कुछ छोटी लगती है, उसने विश्लेषण करते हुए कहा। सेंट बनने की कीमत शायद मानसिक थकावट थी। परफेक्ट मार्शियल दाव का रास्ता सच में कठिन है। अब देखते हैं मैरिटल स्टेटस। जैसे ही लू शेंग ने सबमेन्यू खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके दिमाग में कुछ खूबसूरत महिलाओं की धुंधली छवियां चमकीं। वाइव्स बहुवचन में। दिलचस्प, लेकिन आखिरी पल में उसने हाथ रोक लिया। नहीं, ऐसी चीजें ध्यान भटका देती हैं। तभी सिस्टम ने चेतावनी की आवाज निकाली। वार्निंग, इस डेटा को देखने के लिए पर्याप्त अनुमति नहीं है। लू शेंग पलक झपक गया। ठीक है, अगर यह नहीं देख सकता तो कुछ और देखते हैं। मुझे उन मॉन्स्टर्स की उत्पत्ति बताओ जो दुनिया को परेशान कर रहे हैं। जैसे ही उसने यह क्वेरी की, भारी जानकारी की लहर उसके दिमाग में टकराई। अचानक उसके पैर जवाब दे गए और वह ड्रीमस्केप की जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने कई डेटा पैनल फूल की तरह खुल गए। इतनी जानकारी! उसे समझ आया कि मॉन्स्टर्स की उत्पत्ति बहुत बड़ा रहस्य है। इसे बाद में हिस्सों में देखना पड़ेगा। अभी सिस्टम, स्टार रिफाइनमेंट, बॉडी आर्ट, नेचुरल ब्रीदिंग मेथड और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन मेथड के मूल सिद्धांत दिखाओ। तो यह संबंध है। ये तीनों रास्ते मिलकर इमॉर्टल गोल्डन बॉडी बनाने की 3 स्टेज कल्टीवेशन विधि हैं, उसने सोचा। और मैं अभी दूसरी स्टेज भी पूरी नहीं कर पाया हूं। उसे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की याद आई। उसे जनरल वायु फेई की याद आई, जो एलियन मैरो का बैरल पकड़कर चिल्ला रहे थे, मेरे पास मत आना। लू शेंग की एब्जॉर्प्शन क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि वायु फेई भी डर गए थे। छोड़ो, कोई और तरीका ढूंढेंगे। ग्रांड मास्टर नेचुरल ब्रीदिंग मेथड। इसका कंटेंट बहुत रहस्यमय है। इसमें इंसान और ब्रह्मांड की एकता की बात की गई थी। कुछ लाइनों के बाद ही लू शेंग के सिर में दर्द होने लगा। यह बातें अभी मेरी समझ से बाहर हैं, उसने माथा मलते हुए कहा। अभी तो मुझे इससे सिर्फ तेज रिकवरी, बढ़ती ताकत और बेहतर ट्रेनिंग मिल रही है। असली रहस्य शायद आगे समझ आएगा। अब क्रिस्टल विजुअलाइजेशन मेथड पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक लाइन पर टिक गई। यह ग्रांड मास्टर रियल्म का उपयोग है। मानसिक शक्ति से वास्तविक छवियां बनाना। उसके चेहरे पर समझ का भाव आया। तो यही मार्शियल दाओ विल का असली सार है, अपने अंदर की दुनिया को बाहरी वास्तविकता में प्रोजेक्ट करना। या फिर यह किसी पागल प्रतिभा की खोज होगी। लेकिन क्या यह सच में संभव है? अचानक उसके दिमाग में एक डरावना विचार आया। क्या यह पूरा ड्रीमस्केप भी किसी शक्तिशाली अस्तित्व की विल प्रोजेक्शन हो सकता है? क्या इसलिए मैं सपनों में ज़ॉम्बीज़ को मारकर उनका अनुभव और विल हासिल कर पाता हूं? उसे लगा जैसे वह किसी बड़े सच के करीब पहुंच रहा है। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। अब वापस असली दुनिया में लौटने का समय है। उसने सिस्टम को प्रगति सेव करने और बाहर निकलने का आदेश दिया। डेटा धीरे धीरे सिस्टम में वापस समा गया। इसके बाद लू शेंग ने मॉनरो की छवि याद करते हुए उसकी एब्सोल्यूट जीरो मौजूदगी को दोहराने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई।
लू शेंग ने नाराज होकर भौहें सिकोड़ लीं। वह मोनरो की शक्ति का बस एक धुंधला सा साया ही बना पाया था। यह काफी नहीं है, उसने बड़बड़ाया। क्रिस्टल विजुअलाइजेशन मेथड मेरी सोच से कहीं ज्यादा कठिन है। असली विल प्रोजेक्शन बनाना बहुत मुश्किल काम है। उसने मुट्ठियां भींच लीं। मार्शल सेंट टावर तो बस एक साधारण गेम जैसा है, उसने सोचा। लेकिन यह ड्रीमस्केप, यह तो पूरी असली दुनिया जैसा है। तभी एक डरावना ज़ॉम्बी उसके सामने प्रकट हुआ। लू शेंग ने अपनी लंबी भाला कसकर पकड़ ली। उसने गहरी सांस ली और अपनी निराशा को किनारे कर दिया। आज का लक्ष्य वही है, हार्वेस्ट, लू शेंग ने कहा। फिर वह तेजी से जमीन से उछला और वीरान शहर की ओर दौड़ पड़ा। मार्शल सेंट टावर के अनुभव ने उसकी आत्मा को मजबूत किया था और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन मेथड में भी उसकी प्रगति बढ़ गई थी। अब वह महसूस कर सकता था कि उसका मानसिक समुद्र इतना बड़ा हो चुका है कि वह एक साथ 3 ग्रांड मास्टर्स की विल को संभाल सकता है। लेकिन अब साधारण ग्रांड मास्टर विल उसके लिए काफी नहीं थी। उसे ग्रेट ग्रांड मास्टर की एसेंस चाहिए थी। जब उसने ग्रेट ग्रांड मास्टर के बारे में सोचा, जिनकी शक्ति 99,999 तक पहुंचती है, तो उसे अपनी सीमाएं समझ आईं। जल्द ही उसे एक विशाल ज़ॉम्बी मिला जो बड़े पत्थर को हथियार की तरह उठा रहा था। लू शेंग मुस्कुराया। आखिर मिल गया मेरी तीसरी विल। वह ज़ॉम्बी मांसपेशियों का पहाड़ था। उसके सामने लू शेंग छोटा लग रहा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास बिल्कुल कम नहीं था। लू शेंग ने इंतजार नहीं किया। उसने दांत भींचे, आंखें संकरी कीं और अपनी सांस स्थिर करते हुए आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया। एक ही पल में लू शेंग के शरीर से चमकदार आध्यात्मिक शक्ति की तेज धारा फूट पड़ी, जिसने पूरे ड्रीमस्केप के अंधेरे को रोशन कर दिया। उसने अपनी लंबी भाला कसकर पकड़ी, जो अब गरजती हुई एम्बर ज्वालाओं से घिरी हुई थी, और आगे झपटा। उसके पैरों ने टूटे हुए डामर पर गहरी लकीरें बना दीं जब वह उस विशाल दैत्याकार ज़ॉम्बी की ओर तेजी से बढ़ा। चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। जोरदार गर्जना के साथ लू शेंग ने अपना हथियार घुमाया। भाले की नोक हवा को चीरती हुई उस विशाल ज़ॉम्बी के शरीर के बीचों बीच निशाना साधते हुए बढ़ी। वार इतनी तेज रफ्तार से किया गया कि उसके पीछे कई परछाइयां बनती चली गईं। वह दैत्य भी तुरंत प्रतिक्रिया कर गया। उसने अपनी विशाल हथेली में काली ऊर्जा इकट्ठी कर वार को रोकने की कोशिश की। आग से लिपटी भाले की नोक उसके मोटे चमड़े जैसे मांस से टकराई और आसपास के खंडहरों में एक जबरदस्त झटका फैल गया। यह शुद्ध शक्ति का टकराव था। एक भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। उनके बीच की हवा विरोधी ऊर्जाओं के घर्षण से चटक रही थी, जैसे एक उभरते सितारे और एक मरे हुए संसार की पुरानी ताकत आमने सामने खड़ी हों। ज़ॉम्बी की हथेली फूलने लगी और उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, लेकिन लू शेंग के भाले की घातक शक्ति को रोकना आसान नहीं था। एक तीखे इरादे के विस्फोट के साथ भाले की नोक उसकी हथेली को चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई और उसके हाथ में एक बड़ा जला हुआ छेद बन गया। जब वह विशाल ज़ॉम्बी आखिरकार ढेर होकर गिर पड़ा, तो उसके हाथ में पकड़ा भारी पत्थर जमीन पर गिरकर टूट गया। लू शेंग ने धीरे से सांस छोड़ी, उसका भाला अभी भी ऊर्जा से गूंज रहा था। हम दोनों की ताकतों की टक्कर से जो विनाशकारी शक्ति पैदा हुई है, वह सच में डरावनी है। इसकी प्राकृतिक रक्षा क्षमता हाल के दुश्मनों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगर यह जीव अपने असली स्वस्थ रूप में होता, तो शायद तैन झोंगयू जैसे मौजूदा ग्रांड मास्टर को भी इसकी खाल भेदने में मुश्किल होती। लू शेंग ने आंखें बंद कीं और अपनी मानसिक शक्ति को उस विशाल शव से निकलती एसेंस की ओर फैलाया। भूले हुए युग की अमर आत्मा,
मुझे तुम्हारा रास्ता विरासत में लेने दो। अचानक समय की दीवार जैसे टूट गई और लू शेंग उस आदमी की यादों में खिंच गया जो कभी यह ज़ॉम्बी था। दृश्य पुराने समय में बदल गया। एक युवा लड़का धूल में घुटनों के बल एक सख्त बूढ़े गुरु के सामने बैठा था। बूढ़े ने उंगली उठाकर कहा, शिवे, तुम्हारी प्रतिभा बहुत कमजोर है। तुम हमेशा अपने साथियों से पीछे रहते हो। मार्शल दाव की जटिलताओं के लिए तुम बिल्कुल उपयुक्त नहीं हो। लेकिन डांट सुनने के बाद भी शिवे ने जिद भरी नजरों से ऊपर देखा। मास्टर, अगर मैं धीमा हूं तो मैं 10 गुना ज्यादा अभ्यास करूंगा। अगर वे 1 कदम चलेंगे तो मैं 2 चलूंगा। शिवे की आंखों में चमकती जिद देखकर बूढ़ा गुरु कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि इस लड़के की आत्मा को कोई भी हतोत्साह तोड़ नहीं सकता। समय तेजी से बीत गया। अब बड़ा हुआ शिवे एक एलीट गार्ड टीम के नेता के सामने खड़ा था। कमांडर ने रिकॉर्ड देखते हुए आह भरी। माफ करना, लेकिन तुम्हारी प्राकृतिक क्षमता अभी भी हमारी भर्ती सीमा से कम है। शिवे ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं समझता हूं, सर। मैं किसी और जगह ढूंढ लूंगा जहां मेरी ढाल की जरूरत हो। दृश्य बदलकर उसके घर पर आ गया। शिवे की मां ने मेज पर हाथ पटका और चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम डीमन बीस्ट हंटिंग टीम में शामिल होना चाहते हो? वे लोग बेस की दीवारों के बाहर लड़ते हैं। क्या तुम्हें मरने का शौक है? मां के डर और गुस्से के सामने शिवे ने बस सिर खुजलाया। मां, चिंता मत करो। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। मैं जिंदा लौटूंगा। लेकिन उसकी मां रोते हुए उसके सीने पर मुक्के मारती रही। दृश्य फिर बदल गया। शिवे जमीन पर घायल पड़ा था और 3 शिकारी उसके ऊपर खड़े हंस रहे थे। देखो इस बेवकूफ को। खुद मुश्किल से जिंदा है, फिर भी दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। तुमने अपनी जान लगभग बेकार में गंवा दी। शिवे, तुम्हारी बेवकूफी सच में कमाल है। वे हंसते हुए चले गए। अगली बार यह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। किसी बीस्ट का खाना बन जाएगा। जमीन पर पड़ा शिवे मुट्ठियां भींचे चुपचाप सहता रहा। फिर दृश्य बदला। कुछ महीने बाद 2 शिकारी बात कर रहे थे। क्या? वह बेवकूफ शिवे लेवल 6 तक पहुंच गया। बिल्कुल सच। वह हर दिन जंगल में रहता है और लौटकर गिरने तक अभ्यास करता है। इतनी मेहनत करे तो कैसे नहीं बढ़ेगा? दूसरा आदमी बोला, अजीब है। इतने अनुभवी शिकारी मर गए, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। शायद वह उतना मूर्ख नहीं जितना दिखता है। पास ही शिवे भारी लोहे के वजन उठा रहा था। उनकी बातें सुनकर उसने धीरे से कहा, मुझे और मजबूत बनना होगा। इतना मजबूत कि मेरी मौजूदगी से लोगों को रात बचने की उम्मीद मिले। समय फिर तेजी से बीता। अब उम्रदराज शिवे बेस अस्पताल की गलियारे में दौड़ता हुआ आया। डॉक्टर, वे कैसे हैं? उसने घबराकर पूछा। डॉक्टर मुस्कुराया। बधाई हो मास्टर शिवे। एक स्वस्थ बच्ची पैदा हुई है। मां और बेटी दोनों ठीक हैं। आप अंदर जा सकते हैं। शिवे को इतनी राहत मिली कि जैसे उसके दिल का भार उतर गया। अपनी पत्नी और नवजात बेटी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी खुरदरी उंगली से बेटी की छोटी हथेली को हल्के से छुआ। मैं एक किला बनूंगा, उसने सोचा। इतना मजबूत कि इन्हें हमेशा बचा सकूं। उसी साल वह मूर्ख शिवे ग्रांड मास्टर स्तर पर पहुंचा। उम्र थी 72 साल। बाद में जब बेस नंबर 1359 पर म्यूटेटेड बीस्ट्स का हमला हुआ, ग्रांड मास्टर शिवे गेट नंबर 27 पर आखिरी रक्षा पंक्ति बनकर खड़ा रहा। वह अंत तक लड़ा और एक कदम भी पीछे नहीं हटा। यह सब देखने के बाद लू शेंग धीरे से बोला, तो यह ज़ॉम्बी
वही आदमी था जिसे ब्लॉकहेड शिवे कहते थे। टैन झोंगयू जैसे प्रतिभाशाली लोगों के विपरीत शिवे एक असली लेट ब्लूमर था। युवावस्था में उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन 60 के बाद उसने अपनी सीमाएं तोड़ी और 70 में ग्रांड मास्टर बना। उसके ग्रांड मास्टर मार्ग की क्षमता मार्शल सेंट लेवल 9 तक पहुंच सकती थी। उसकी पूरी शक्ति एक ही सिद्धांत से पैदा हुई थी, प्रोटेक्शन। लू शेंग को लगा जैसे वह अपनी ही सोच का प्रतिबिंब देख रहा हो। ड्रीमस्केप में आने के बाद से उसने जो कुछ भी किया था, सब संरक्षण के लिए था। वह अपने परिवार की मुस्कान बचाने के लिए लड़ रहा था, मानवता के भविष्य को बचाने के लिए और उन नायकों की याद के लिए जो समय के साथ खो गए। शिवे की शक्ति मुख्य रूप से रक्षा और विशेष मुक्का तकनीकों पर आधारित थी। उसका मार्शियल दाव दशकों की साधना से बना था, एक रक्षक की आत्मा का शुद्ध रूप। लू शेंग ने ज़ॉम्बी के अवशेषों से एक छोटी सुनहरी पत्थर उठाई। अचानक आसपास की जगह मुड़ने लगी। सब कुछ एक छोटे ऊर्जा बिंदु की ओर खींचने लगा। लू शेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उस बिंदु पर जोरदार मुक्का मारा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका शक्तिशाली मुक्का किसी बेहद छोटे बिंदु से टकराया और उसे ऐसा लगा जैसे वह लोहे की दीवार से टकरा गया हो। लू शेंग ने देखा कि वह सुनहरी पत्थर अब तेज रोशनी से चमक रही थी। उसे समझ आया, यह शिवे के मार्शियल दाव का संपूर्ण सार था। अचानक उसकी रोशनी बढ़ने लगी, जैसे छोटा सा सूरज बन गया हो। उससे निकलने वाला आध्यात्मिक दबाव हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। उस पत्थर में इतनी भारी मार्शियल दाव शक्ति थी कि ऐसा लगा जैसे वह पूरी दुनिया उठा सकती है। यह एसेंस लू शेंग की चेतना में समाने लगी। यह माउंटता जैसी अडिग शक्ति थी, शांत लेकिन असीम करुणा से भरी। उसे लगा जैसे अनंत शक्ति उसके पैरों से ऊपर उठ रही हो। टैन झोंग्यू की ग्रांड मास्टर शक्ति भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। अब लू शेंग समझ गया, यह छोटा सुनहरा पत्थर शिवे की ग्रांड मास्टर विल का भौतिक रूप था। जब उसने उसे पकड़ा तो उसकी सुनहरी रोशनी लू शेंग की अग्नि शक्ति में मिल गई। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका आध्यात्मिक समुद्र भर चुका है। वह अभी ग्रांड मास्टर बन सकता था, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे रोका। अगर अभी आगे बढ़ा तो उसकी सारी मार्शियल विल्स का संतुलन टूट जाएगा। अगर वह इन्हें पूरी तरह नहीं मिला पाया तो उसकी क्षमता लेवल 11 पर रुक जाएगी और लेवल 12 की अंतिम शक्ति कभी नहीं मिलेगी। लू शेंग अब आध्यात्मिक चौराहे पर खड़ा था। उसे या तो नया समाधान ढूंढना होगा या अपनी असली ग्रांड मास्टर राह खोजनी होगी। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से आई तो लू शेंग उठ गया। पूरी रात सोचने के बाद भी उसे समाधान नहीं मिला था। सड़क पर चलते ही उसके शरीर से गहरी नीली आध्यात्मिक रोशनी निकलने लगी, खासकर पैरों में। वह सड़क पर लगभग भूत जैसी तेजी से चल रहा था और सोच रहा था, अजीब है। इतने समय से इस शहर में हूं, लेकिन कभी आराम से घूमकर नहीं देखा। रास्ते में वह एक छोटे पार्क के पास पहुंचा जहां दो बूढ़े आदमी शतरंज खेल रहे थे। पत्थर की गोटी की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। शतरंज की गोटियों को देखकर उसके दिमाग में एक विचार चमका। जैसे अलग अलग ग्रांड मास्टर विल्स उसके दिमाग में लड़ रही थीं। तभी एक बूढ़े ने गोटी चलाकर विरोधी की गोटी मार दी और जोर से बोला, चेकमेट। खेल खत्म। बूढ़ा हंस रहा था, लेकिन लू शेंग की नजर उस पल पर टिक गई जब दोनों गोटियां एक ही जगह पर आई थीं। यह बहुत जटिल है। लू शेंग बुदबुदाया। उसका दिमाग थक गया था और उसी समय उसका पेट जोर से गुर्राया। भूख के कारण वह पास के नूडल स्टॉल में चला गया। बॉस, एक बड़ी प्लेट फ्राइड नूडल्स दे दीजिए। मालिक मुस्कुराया।
अभी लाया। वहीं एक माँ अपने बच्चों को डांट रही थी, सीधे बैठो, नहीं तो चॉपस्टिक से आंख चोट लग जाएगी। नूडल्स का इंतजार करते हुए लू शेंग सोचने लगा, मार्शल सेंट्स के साथ टावर जीत चुका हूं। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी लगभग खत्म है। समय सच में तेजी से बीत रहा है। शायद अब घर जाकर मिलने का समय आ गया है। तभी मालिक ने उसके सामने गर्मागर्म फ्राइड नूडल्स रख दिए। लो, गर्मागर्म तैयार। लू शेंग ने सामने रखे नूडल्स को देखा। ऊपर नरम मांस, सुनहरा अंडा और कुरकुरी सब्जियां सजी हुई थीं। उसी पल उसके दिमाग में अचानक राउंड का कॉन्सेप्ट साफ हो गया। वह धीरे से बुदबुदाया, समझ गया। हर मार्शल आर्ट अलग है और अपनी खास ताकत रखता है। लेकिन मेरी ओमनी डिसिप्लिन को वह पात्र बनना होगा जो सबको समेट ले, हर बेहतरीन हिस्से को जोड़कर एक ऐसा रूप बनाए जिसमें कोई कमजोरी ही न बचे। उसे खुद भी हैरानी हुई कि बस टहलते टहलते इतनी बड़ी समझ मिल गई। हाँ हाँ, बढ़िया, कहते हुए उसने तेजी से नूडल्स खाना शुरू कर दिया। ग्रैंड मास्टर वेल्स को जोड़ने का रहस्य अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ था, लेकिन अब दिशा साफ थी। लेकिन पहले उसने सोचा, शरीर की भूख मिटानी होगी। बॉस, 5 और कटोरे देना। युवक को इतना बड़ा ऑर्डर देते देख दुकान का मालिक हैरान होकर मुस्कुराया। अरे वाह, तुम तो पक्का मार्शल आर्ट्स के साधक लगते हो, उसने पसीना पोंछते हुए कहा। मेरी दुकान छोटी जरूर है, लेकिन शहर में मशहूर है। कई रैंक 3 और रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट्स यहाँ खाने आते हैं। उनमें से कुछ तो एक ही बार में 20 कटोरे खत्म कर देते हैं। लू शेंग ने खाली प्लेट से नजर उठाकर ईमानदारी से कहा, बॉस, आपका खाना सच में कमाल है। मौका मिला तो मैं फिर जरूर आऊंगा। मालिक हंसते हुए 5 गरम कटोरे रख गया। हाँ हाँ, यही सुनना अच्छा लगता है। अगली बार आओ तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लाना। अगर लाए तो मैं एक एक्स्ट्रा फ्राइड एग फ्री दूंगा। लू शेंग ने उठती भाप पर फूंक मारी। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि उसकी भूख और बढ़ गई। एक कटोरे में बिल्कुल गोल तला हुआ अंडा देखकर उसने चॉपस्टिक से उठाया और बुदबुदाया, राउंड। यही है कमाल। उसे पता था कि असली तकनीकी मुश्किलें अभी बाकी हैं, लेकिन उसे अजीब सा भरोसा हो गया था कि जवाब कहीं न कहीं इसी सोच में छिपा है। वह धीरे से हंसते हुए आखिरी हिस्सा खा रहा था कि पास की मेज से बच्चों की उत्साहित आवाज आई। अल्ट्रा स्पेशल फोर्सेस ट्रांसफॉर्म, एक्टिवेट फ्यूरियस फ्लेम मोड। छोटे लड़के ने मुट्ठी भींच ली और बोला, तुम खत्म हो बाला बाला मॉन्स्टर। सब जानते हैं फ्यूरियस फ्लेम मोड सबसे ताकतवर है। उसकी बहन तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं। अल्ट्रा स्पेशल फोर्सेस का आइस मोड ज्यादा शक्तिशाली है। लू शेंग के हाथ हवा में ही रुक गए। बच्चों की बहस सुनकर उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। फ्यूरियस फ्लेम मोड, वह धीरे से बोला। और आइस मोड, एक ही शरीर में आग और बर्फ की स्थिति बदलना। उसने मन ही मन सोचा, अजीब है। बच्चों की कहानी मेरे मार्शल प्रॉब्लम को इतनी सटीक तरह से दिखा रही है। शायद जवाब उतना जटिल नहीं जितना मैं सोच रहा हूं। तभी दूसरी मेज से एक आदमी ने 4 उंगलियां उठाकर आवाज लगाई, बॉस, यहां 4 कटोरे सोयाबीन पेस्ट नूडल्स देना। उसके साथ बैठी लड़की से वह गर्व से बोला, जगह छोटी दिखती है लेकिन स्वाद कमाल का है। मैं कई बार यहां आ चुका हूं। लड़की फोन देखते हुए बस बोली हूं। आदमी बोला, रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद शरीर बहुत तेजी से ऊर्जा खर्च करता है। अब मुझे पहले से 2 गुना खाना पड़ता है। तभी लड़की की नजर लू शेंग की मेज पर गई और वह चौंक गई। अरे, वह आदमी तो तुमसे भी ज्यादा खा रहा है।
वह धीरे से बोली, इतना खाना तो वही खा सकता है जिसकी मार्शियल फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। उस समय लू शेंग चिकन लेग चबा रहा था और बड़े चॉपस्टिक्स से नूडल्स तेजी से खा रहा था। खाते हुए भी उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था, ओमनी डिसिप्लिन को कैसे आगे बढ़ाऊं। तभी दुकान के कोने में लगी टीवी की आवाज तेज हो गई। उसने देखा कि स्क्रीन पर एक हीरो चिल्ला रहा था, लो मेरे अल्टीमेट मूव की ताकत देखो। टीवी पर फ्यूरियस फ्लेम मोड वाला किरदार आग का विशाल घेरा छोड़ता है जो पूरे मैदान को जला देता है। टीवी की आवाज इतनी तेज थी कि लू शेंग के कटोरे का सूप भी लहराने लगा। वह अचानक खड़ा हो गया और उस दृश्य को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। वह जोर से बोल पड़ा, मिल गया, यही जवाब है। सर्कल, गोल आकार। उसने समझा कि संरचना के हिसाब से गोल आकार ही ओमनी डिसिप्लिन का सबसे सही पात्र है। लेकिन रंग क्या होगा, उसने सोचा। कौन सा रंग मेरी मार्शियल पाथ की जटिलता और पूर्णता दिखा सकता है। बर्फ और आग के लिए नीला और लाल रंग होता है, उसने सोचा और शिवे की सुनहरी शक्ति को भी जोड़ लिया। कुछ ही सेकंड की तेज सोच के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। ग्रे, यही जवाब है। ग्रे अनजान रहस्य और अनंत संभावनाओं का रंग है। मेरी ओमनी मार्शियल आर्ट्स वही रास्ता होगा जो सबको जोड़ दे। लेकिन उसने खुद को शांत किया। सिर्फ जोड़ देने से इसका मतलब नहीं कि मैं सभी मार्शियल आर्ट्स से ऊपर हो गया हूं। रैंक 6 पर रहते हुए इतनी बड़ी कला बनाना शायद बहुत बड़ा सपना है। आखिर सबको एक साथ जोड़ना कैसे संभव होगा बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। तभी उसके दिमाग में आखिरी विचार चमका। वह फिर खड़ा हो गया और जोर से बोला, मुझे मिल गया। पास की मेज पर बैठे आदमी और लड़की चौंक गए। आदमी धीरे से बोला, यह लड़का थोड़ा पागल लगता है। कार्टून देखता है और अचानक चिल्लाने लगता है। लड़की बोली, हाँ, चलो जल्दी निकलते हैं। लेकिन बिल देने से पहले आदमी की नजर पास की टैबलेट पर पड़े न्यूज पोस्टर पर गई। उसमें उसी युवक की तस्वीर थी और हेडलाइन लिखी थी, लू शेंग, न्यू एरा का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली योद्धा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? वह कांपते हुए बोला, वही आदमी, गॉड ऑफ स्लॉटर, लू शेंग। उसकी चीख पूरे नूडल शॉप में गूंज गई। ट्रेनिंग रूम में लौटकर लू शेंग ने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से सक्रिय हो गई। अचानक ठंडी बर्फ जैसी ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई जो गर्मी को संतुलित कर रही थी। इससे उसके शरीर की आखिरी अशुद्धियां भी साफ होने लगीं। रैंक 2 इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी लगभग पूरा हो चुका था। उसे लगा जैसे उसकी चेतना गहरी हो रही है। वह खुद को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा महसूस कर रहा था। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह बर्फीली झील में गिर गया हो। सांस रुकने जैसा एहसास हुआ। उसे समझ आया, उसके अंदर की 3 मार्शियल आर्ट्स विल्स आपस में लड़ रही थीं। मोनरो की बर्फीली शक्ति सबसे पहले हमला करती है। फिर शी शेंगनिंग आग से हमला करती है। तभी शिवे का विशाल मुक्का दोनों को अलग कर देता है। लू शेंग यह सब अपने दिमाग में देख रहा था। मेरे अंदर 3 मार्शियल विल्स हैं और ये सब मुझे ही फाड़ने पर तुली हैं। अगर मैं किसी और को यह बताऊं तो वह मुझे पागल समझेगा, उसने सोचा। अगर यह लड़ाई जारी रही तो उसका दिमाग टूट सकता था। उसने फैसला किया, अब इसे खत्म करना होगा। उसकी मानसिक आवाज गूंजी, बस सब लोग अपनी शक्ति मुझ पर केंद्रित करो। मैं लू शेंग हूं, परफेक्ट 10 मार्शियल आर्ट्स का निर्माता, लेवल 12 तक पहुंचने वाला।
तुम्हारी शक्तियां अब मेरी हैं। यह हार नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी महिमा है। उसकी आवाज चेतना में गूंज उठी। उसने तीनों शक्तियों नीली, लाल और सुनहरी को अपने दिल में एक बिंदु की ओर खींच लिया। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। फिर धूल शांत हुई। तीनों मार्शल विल्स अब टकरा नहीं रही थीं। वे उसके मार्शल सर्कल में स्थिर हो गईं। यह अब उधार की शक्ति नहीं थी, यह लू शेंग की अपनी मार्शल विल बन चुकी थी। दृश्य मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी नंबर 7 के वाइस प्रिंसिपल झाओ के ऑफिस में बदलता है। अचानक उसे लगा कि भारी आध्यात्मिक शक्ति उसकी ओर आ रही है। वह खड़ा हो गया और चिल्लाया, कौन है? लेकिन कुछ नहीं था। असल में उसी समय लू शेंग के डॉर्म में उसकी मानसिक शक्ति विस्फोट की तरह फैल गई थी। अब उसकी चेतना पूरे मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी नंबर 7 को महसूस कर सकती थी। उसकी मानसिक शक्ति लेवल 6 से भी आगे पहुंच चुकी थी। लू शेंग ने आंखें सिकोड़ लीं और अपनी सारी मानसिक शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित कर दी। सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति के वजन से ही लू शेंग ने कमरे के कोने में रखी बड़ी, नुकीली सजावटी चट्टान को हवा में उठा लिया। वह भारी पत्थर हवा में बिल्कुल स्थिर लटक रहा था, जैसे उसका वजन पंख से भी हल्का हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। यह टेलीकिनेसिस का साधारण प्रदर्शन सिर्फ उस जटिल एलिमेंटल कंट्रोल की झलक था जिसे उसने अलग अलग ग्रांड मास्टर रास्तों को जोड़कर हासिल किया था। लू शेंग ने अपनी हथेली में पूर्ण शून्य तापमान की बर्फ की एक किरण पैदा की और बिजली जैसी गति से हवा में तैरती चट्टान पर वार किया। तुरंत नीली बर्फ का क्रिस्टलीय जाल पत्थर की सतह पर फैल गया और पूरी चट्टान को बर्फ के मकबरे में बंद कर दिया। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। आइस बोन, मेरी गतिज ऊर्जा को इतना केंद्रित करना कि वह पानी के बर्फ बनने जैसी अवस्था की नकल करे। टकराते ही लक्ष्य की सार शक्ति को जमा देना। मार्शल दाओ का सच में अद्भुत उन्नयन है। अब उसकी वर्तमान शक्ति का असली केंद्र दिखाने का समय था, पूरी तरह संयुक्त ग्रांड मास्टर विल। एक तीव्र मानसिक संकेत के साथ लू शेंग की आंतरिक अवस्था बदल गई और उसकी शांत आंखों में पारदर्शी एम्बर ज्वालाएं चमकने लगीं। यह पूर्ण कॉन्स्टेलेशन अवस्था बेहद शक्तिशाली थी। इसकी गुणवत्ता और घनत्व किसी एक ग्रांड मास्टर विल से कई गुना अधिक था, जैसे उसके भीतर मरते हुए तारे का भारी दबाव भरा हो। लू शेंग ने फिर कॉन्स्टेलेशन पाम चलाया। उसके सामने 10 चमकते ऊर्जा गोले प्रकट हुए, मानो आसमान के तारों की व्यवस्था की नकल कर रहे हों। उसने मुट्ठी भींच ली। अब उसका मन उस महान ग्रांड मास्टर से अपनी शक्ति आजमाने के लिए बेचैन हो रहा था जो मार्शल सेंट टावर की चोटी पर था। उससे निकलती ऊर्जा इतनी दबंग और परिपूर्ण थी कि उसके चारों ओर अहंकार जैसी आभा बन गई। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट उसे देखकर ऐसा महसूस करता जैसे यह व्यक्ति पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा हो। तभी उसे अपने डॉन के बाहर 2 लोगों की धड़कनों की घबराई हुई आवाज महसूस हुई। एक छात्र घबराकर दूसरे को कोहनी मारते हुए फुसफुसाया, जल्दी दरवाजा खटखटा। भागने की मत सोच। यह डीमन किंग का कमरा है, उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। दोनों अभी भी बहस कर ही रहे थे कि अचानक ऊपर की बालकनी से लू शेंग नीचे उतरा और उनके सामने चुपचाप खड़ा हो गया। वे डर से लगभग जम गए। लू शेंग ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या काम है? दोनों के चेहरे से पसीना बरसने लगा। कुछ सेकंड बाद उनमें से एक ने कांपते हुए सैन्य सलाम किया। रिपोर्ट, स्टूडेंट लू शेंग। वाइस प्रिंसिपल झाओ ने आपको तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया है। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी बात है, छात्र ने धीरे से कहा। लू शेंग बोला, ठीक है, मैं आता हूं। दोनों छात्र तुरंत झुककर नमस्कार करके भाग गए। दूर जाकर एक बोला, भगवान।
कितना डरावना था, दूसरा बोला। मैं लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट हूँ और फिर भी उसकी मौजूदगी में सांस तक नहीं ले पाया। अगली बार मुझे मार देना, लेकिन मैं फिर उसका मैसेंजर नहीं बनूंगा। वाइस प्रिंसिपल से मिलना भी इतना डरावना नहीं जितना लू शेंग से मिलना है, वे बुदबुदाए। थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल झाओ के ऑफिस में झाओ चाय डालते हुए बोला, लू शेंग, मैंने तुम्हें 2 महत्वपूर्ण बातों के लिए बुलाया है। पहली बात तुम्हारे इनाम के बारे में है, झाओ ने कहा। 7 मार्शल सेंट टावर्स को जीतने और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तुम्हारे खाते में कुल 75,000 पॉइंट्स डाले गए हैं। कुछ सेकंड तक कमरा शांत रहा, फिर लू शेंग लगभग कुर्सी से उछल पड़ा। 75,000? झाओ मुस्कुराया। हाँ, इससे इस यूनिवर्सिटी से 150 बार ग्रेजुएट हुआ जा सकता है। लेकिन लू शेंग सोच रहा था, ग्रेजुएशन का क्या फायदा? असली चीज तो एलियन मैरो, कोल्ड वेपन्स और कल्टिवेशन रिसोर्सेस हैं। लू शेंग के चेहरे पर लालच और गणना का भाव देखकर झाओ के सिर में दर्द होने लगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम यहाँ सिर्फ 2 महीने से हो, झाओ बोला। पोर्टल में लॉग इन करो और एक्सचेंज कैटलॉग देखो। लू शेंग ने तुरंत देखा और खुश हो गया। लेवल 4 एलियन ब्लड सिर्फ 5 पॉइंट्स में, कोल्ड वेपन्स कुछ दर्जन पॉइंट्स में, ग्रांड मास्टर ट्यूटरिंग सिर्फ 10 पॉइंट्स प्रति हफ्ता, लेवल 6 एलियन मैरो 1000 पॉइंट्स। लेकिन उसने पूछा, लेवल 7 एलियन मैरो क्यों नहीं है? यह सुनते ही झाओ लगभग चाय में घुट गया। लेवल 7 एलियन मैरो? क्या तुम ग्रांड मास्टर बनने के करीब हो? क्या तुम्हारी मार्शियल विल पूरी तरह कॉन्डेंस्ड हो चुकी है? झाओ ने पूछा। लू शेंग बोला, हाँ। बस अंतिम बदलाव के लिए पर्याप्त ब्लड क्यूआई चाहिए। लू शेंग जानता था कि ग्रांड मास्टर स्तर पर शरीर और रक्त पूरी तरह बदल जाते हैं। उसे इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी का दूसरा चरण पूरा करना होगा। झाओ ने गहरी सांस ली। तुम सच में अद्भुत प्रतिभा हो, नाम के अलावा तुम पहले ही ग्रांड मास्टर हो। लेकिन लेवल 7 एलियन मैरो खरीदना आसान नहीं है, झाओ बोला। इसके लिए बहुत कड़े नियम हैं, क्योंकि लेवल 7 बीस्ट्स की कोशिकाओं में खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर किसी की मार्शियल विल पर्याप्त मजबूत न हो तो वह ऊर्जा उसकी आत्मा को ही तोड़ सकती है। इसलिए कई ग्रांड मास्टर्स भी इसे इस्तेमाल करने से डरते हैं। लू शेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, लेवल 6 ही सही। हालांकि 74 ट्यूब मेरे लिए थोड़े कम हैं। झाओ अंदर ही अंदर जल गया। उसे अपने समय में सिर्फ 1 ट्यूब मिली थी। झाओ ने 2 लिफाफे निकाले। दूसरी बात, मार्शियल सेंट टैन झोंगयू तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। लू शेंग ने पहला पत्र पढ़ा। नेशनल स्टूडेंट मार्शियल आर्ट्स कंपटीशन जीतना होगा। लू शेंग थोड़ा नाखुश दिखा। क्या यह सच में मेरी क्षमता की परीक्षा है? टावर ट्रायल्स से तो आसान लगता है। झाओ ने समझाया, यह प्रतियोगिता अलग है। इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी छात्र नहीं, पूरे देश के एलीट मार्शियल आर्टिस्ट्स आते हैं। और कई छिपे हुए मार्शियल सेक्ट्स के शिष्य भी, जैसे जिदाओ मार्शियल हॉल और ट्रांसेंडेंस सेक्ट। लू शेंग ने पूछा, क्या वे मार्शियल सेंट्स के सीधे शिष्य हैं? झाओ बोला, हाँ। उनमें से कई 9th ग्रेड मार्शियल सेंट्स के प्रशिक्षित प्रतिभाशाली योद्धा हैं। और उम्र सीमा 30 साल है, मतलब अनुभवी योद्धा भी होंगे। लू शेंग को ड्रीमस्केप में देखी भविष्य की घटनाएं याद आ गईं। यही प्रतियोगिता जिदाओ ग्रांड मास्टर की मौत का कारण बनेगी। लू शेंग ने दूसरा पत्र खोला। और यह? झाओ बोला, यह दूसरा रास्ता है। तुम्हें दोनों में से सिर्फ एक पूरा करना है।
लू शेंग ने पढ़ा, एसएसएस लेवल मिशन पूरा करो। एसएसएस का मतलब बेहद खतरनाक मिशन। वह हैरान रह गया, आ से सीधे एसएसएस। मिशन पढ़ने के बाद उसने कहा, असल में यह मेरे लिए अच्छा मिशन है। मिशन फाइल में एक आदमी की तस्वीर थी, बिखरे हरे बाल और चेहरे पर डरावना निशान। लक्ष्य था लियन ये, एक 5वें ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन बहुत क्रूर अपराधी। अजीब बात यह थी कि मिशन में कोई इनाम नहीं था। लू शेंग सोच में पड़ गया, 5वें ग्रेड को मारना उसके लिए आसान था। फिर एसएसएस क्यों? फिर उसने नीचे लिखा नोट पढ़ा और समझ गया, असली खतरा लियन ये की ताकत नहीं, उसका परिवार है। उसका पिता लियन जिबे एक 7th ग्रेड ग्रैंड मास्टर था और जिदाओ मार्शल हॉल का अधिकारी। लियन ये कई अपराधों में शामिल था और अपने पिता की शक्ति के कारण बचता रहा। वह जिदाओ मार्शल एसोसिएशन के संस्थापक झाओ जी का भी करीबी साथी था। उसकी बहन लियन सू मार्शल सेंट मिल्टन एक्साइस की 5वीं पत्नी थी। इतने प्रभाव के कारण कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। लू शेंग बोला, मिशन का खतरा हत्या नहीं, बल्कि उसके बाद की राजनीति है। मिशन की वजह दुखद थी। एक मजदूर की 2 बेटियों को लियन ये ने पकड़कर अपमानित किया और मार डाला। कोई मदद नहीं कर रहा था। वह आदमी 1 महीने तक मार्शल सेंट टावर के बाहर घुटनों पर बैठा रहा। आखिर मार्शल सेंट ने आदेश दिया कि लियन ये को खत्म करने का मिशन छात्रों के लिए जारी किया जाए। लू शेंग बोला, अगर अपराध साफ है तो मार्शल सेंट ने खुद क्यों नहीं मारा? झाओ गंभीर हो गया। अगर 2 मार्शल सेंट्स लड़े तो पूरा देश हिल जाएगा। लू शेंग समझ गया, यह सिर्फ मिशन नहीं, एक राजनीतिक युद्ध है। उसने झाओ की ओर देखा। सच बताइए, मुझे इस रास्ते पर क्यों भेज रहे हैं? झाओ मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हारे पीछे मार्शल सेंट टैन झोंगे उखड़े हैं। उसने मेज पर हाथ मारा। जब तक तुम अपनी काबिलियत साबित करके मार्शल सेंट के डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बन जाते, उसने धीमी, साजिश भरी आवाज में कहा, तब तक तुम्हारे पास ऐसा कवच होगा जिसे भेदने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ऐसे दर्जे का मतलब तुम समझते हो, है ना? यह तस्वीर लू शेंग के दिमाग में पल भर में बिल्कुल साफ हो गई। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह उस भविष्य को सुरक्षित करने की बात थी जहां एलीट रिसोर्सेस, एक्सपर्ट गाइडेंस और किसी भी बदले की कोशिश से सॉवरेन प्रोटेक्शन मिले। वह खड़ा हो गया, जैसे फैसला पहले ही कर चुका हो। मैं समझ गया। उस केमिकल फैक्ट्री वर्कर का पता दे दीजिए जिसने 1 महीने तक धूल में घुटने टेक कर गुजारा था। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। लू शेंग की अचानक और पूरी तरह तय हो चुकी दृढ़ता ने झाओ कंगताई को चौंका दिया, जिससे अनुभवी शिक्षक एक पल के लिए हकलाने लगे। ठीक है, मैं तुरंत ही उसके सटीक कोऑर्डिनेट्स और बाकी डिटेल्स तुम्हारे डिजिटल इनबॉक्स में भिजवा देता हूं। जब लू शेंग की परछाई कमरे से दूर जाती दिखी, झाओ कंगताई ने अपने हाथ में पकड़े दोनों मिशन एनवलोप्स की ओर देखा। लू शेंग, याद रखना, यह आखिरकार ग्रेट मार्शल सेंट द्वारा रखा गया एक ट्रायल है, उसने मन ही मन सोचा। फैसला करने में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। उसने उस युवक की हैरतंगेज क्षमता पर विचार किया, क्योंकि लू शेंग की कच्ची प्रतिभा और छिपी हुई ताकत पहले ही दुनिया के ज्यादातर स्थापित वॉरियर्स से आगे निकल चुकी थी। बस उम्मीद है कि उसने मेरी बातों का असली मतलब समझ लिया होगा, झाओ कंगताई ने आह भरते हुए कहा। तभी ऑफिस की छिपी हुई दीवार के पीछे से एक रहस्यमयी शख्स बाहर आया। जब यह पक्का हो गया कि लू शेंग सुनने की दूरी से बाहर जा चुका है, तो उस परछाई ने भारी और खुरदुरी आवाज में कहा, ओल्ड झाओ, आज तुम जरूरत से ज्यादा बोल गए। जितना कहना चाहिए था, उससे ज्यादा बता दिया।
वाइस प्रिंसिपल झाओ एक पल के लिए झिझक गए, उनके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है, झाओ कंगताई ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इतनी शानदार काबिलियत वाला बीज सिर्फ इसलिए अंकुरित न हो पाए क्योंकि उसे सही संदर्भ ही नहीं मिला। वह शख्स जो सिर से पांव तक भारी ऑब्सिडियन ब्लैक क्लोक में लिपटा हुआ था, पूरी तरह रोशनी में आ गया। केवल वही लोग असली बीज माने जा सकते हैं जो मार्शल सेंट की असली परीक्षा में टिकने की हिम्मत रखते हों, अजनबी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर दबाव में टूट जाए तो चाहे वह दुनिया हिला देने वाली प्रतिभा वाला टीनेज ग्रैंड मास्टर ही क्यों न हो, हमारे मकसद के लिए बेकार है। उधर चलते हुए लू शेंग का दिमाग पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि झाओ कंगताई भले ही कई रास्तों की बात कर रहे थे, लेकिन असल में वाइस प्रिंसिपल ने उसके सामने एक ही बेहद जोखिम भरा रास्ता रख दिया था। लू शेंग ने झाओ कंगताई के दिए हुए संकेतों को याद किया जब वह दूसरा मिशन एनवलोप पकड़े हुए थे। इशारा बिल्कुल साफ था, असली नतीजे तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ दूसरा विकल्प था। वह सोचने लगा कि क्या वाइस प्रिंसिपल उसे इतना अंधा समझते हैं कि वह इतना साफ इशारा भी न समझ पाए। पहला विकल्प पूरे देश में 30 साल से कम उम्र के हर ग्रैंड मास्टर को हराना लगभग असंभव सा काम लग रहा था। झाओ कंगताई को शायद लगता था कि लू शेंग जैसे छात्र के लिए पहला लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन सिस्टम की वजह से लू शेंग जानता था कि वह शायद उस पहाड़ को भी पार कर सकता है। दूसरी तरफ दूसरा विकल्प दिखने में बहुत आसान था, बस लियन ये जैसे लेवल 5 वॉरियर को मार देना। यह काम वह आराम से कर सकता था, लेकिन असली मकसद था टैन झोंगयू को मजबूर करना कि वह उसे अपना डिसाइपल बना ले ताकि जिदाओ मार्शल सेंट के साथ युद्ध टल सके। लेकिन सवाल अभी भी था, काम पूरा होने के बाद जिदाओ मार्शल सेंट के भयानक बदले से आखिर बचा कैसे जाएं? रास्ते बहुत कम और कठोर थे, या तो किसी दूसरे मार्शल सेंट की शरण में जाओ, या किसी ताकतवर फैक्शन का वफादार औजार बन जाओ, या फिर परछाइयों में गुम होकर जितना दूर भाग सकते हो उतना दूर भाग जाओ। लंबे और कठिन अंदरूनी विश्लेषण के बाद लू शेंग रुक गया। हाथ जेब में डालकर उसने आसमान की ओर देखा। यह बहुत ही सोच समझकर बनाया गया हिसाब है, उसने धीरे से खुद से कहा। अब तो मुझे लगने लगा है कि टैन झोंगयू शुरू से ही मेरी हर चाल पर नजर रख रहा था। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे पूरी तरह पढ़ सकता है और मार्शल सेंट पगोडा में उसके इरादों की परीक्षाओं से गुजरते हुए मुझे देख रहा है। उसने सोचा, जैसे किस्मत के अदृश्य धागे कसते जा रहे हों। तभी उसे समझ आया, टैन झोंगयू ने सिर्फ एक मिशन नहीं दिया था, मार्शल सेंट ने तो जैसे लू शेंग के पूरे भविष्य का नक्शा ही बना दिया था, घटनाओं को इस तरह मोड़ते हुए कि वह एक तय मंजिल की ओर बढ़े। मुझे किसी निस्वार्थ हीरो की भूमिका निभाने का कोई शौक नहीं है, लू शेंग ने हवा में धीरे से कहा। लेकिन लियन भाइयों जैसे लोग इस दुनिया के लिए कैंसर हैं। सच कहूं तो उन्हें मरना ही चाहिए। फिर उसका ध्यान अपनी आजादी की ओर गया। चाहे वह लियन भाइयों को मारकर मिशन की शर्तें पूरी क्यों न कर दे, उसका कोई इरादा नहीं था कि वह टैन झोंगयू के पॉलिटिकल फैक्शन का एक साधारण मोहरा बन जाए। अगर मैं इतना कमजोर हूं कि मार्शल सेंट की परछाई का सामना बिना किसी और की सुरक्षा के नहीं कर सकता, तो मुझे वैंग ही को पार करने का सपना देखने का भी अधिकार नहीं है, उसने ठान लिया। मैं इन दोनों रास्तों में से कोई नहीं चुनूंगा। मैं उस वर्कर का बदला लेने के लिए लियन भाइयों को मारूंगा और पूरे देश के हर ग्रैंड मास्टर को भी हराऊंगा। दोनों समस्याएं एक साथ हल करूंगा और दुनिया को अपनी ताकत दिखाऊंगा। दृश्य बदलता है नैनपिंग के सुनसान बाहरी इलाके में, जहां एक जर्जर और छोड़ा हुआ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कंकाल जैसी इमारत की तरह खड़ा था।
नीचे जमीन पर नीली और लाल चमकती लाइटों का समंदर था, क्योंकि पुलिस की कई गाड़ियां पूरे इलाके को घेरकर जनता से पूरी तरह अलग कर चुकी थीं। इस संगठित अफरातफरी के बीच एक तेज नजर वाली महिला अधिकारी लगातार आदेश दे रही थी। उसका पूरा ध्यान अपनी टीम की टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट पर था। जल्दी करो, हर संभावित निकास को सील करो और पूरा लॉकडाउन बनाए रखो। सब लोग सतर्क रहो, हम तब तक मोर्चा संभाल कर रखेंगे जब तक चेयरमैन XIAOU और उनकी स्पेशल स्ट्राइक टीम नहीं पहुंच जाती। अगर एक भी ब्रीच हुआ तो ऊपर वाले हमारी खाल उतार देंगे और सबसे पहले मेरी बारी आएगी, उसने सख्त आवाज में जोड़ा। यह थी XIAO लैंड, नैनपिंग सिटी पुलिस की डेप्यूटी डायरेक्टर। उसने अपना वॉकी टॉकी उठाया और ऊंचाई पर तैनात शार्प शूटर्स से संपर्क किया। हॉक टू स्वॉलो। स्वॉलो, क्या तुम सुन रहे हो? तुरंत अपनी स्थिति बताओ। क्या तुम्हें अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? तुरंत सिचुएशनल रिपोर्ट दो। XIAO लैंड के बोलते ही एक अधीनस्थ अधिकारी आगे आया और मुस्कुराकर बोला, डेप्यूटी डायरेक्टर, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजधानी से जो रीइंफोर्समेंट्स आ रही हैं, वे सबसे बेहतरीन हैं।